Hello, I am a CA final student and I have recently given my examinations in November 2020 attempt, and I am today here to discuss with you paper set C International Taxation paper case study number 5 MCQs. So I am sharing my views on the above MCQs, and I will appreciate if you have a different view on the above MCQs to comment in the comment section so that I also get aware about if any other view persists. So let us discuss. Let us start with our discussion. The first MCQ that was asked in the paper was in case study number 5 was in respect of remuneration. Okay? It was about an individual named Mr. E who received remuneration from a company named UPL. The facts are as given below. One of the employee of UPL, Mr. E, had left India on assignment to work in Germany. So I would like to draw your attention towards the section 6 of the Income Tax Act, which talks about the determination of the residential status of an individual. The individual is said to be resident if he satisfied either of the following condition. Either of the following condition. What are those two conditions? If he either lives in India for 182 days or more in the previous year, or it's or इंग्लिश वाला और ठीक है, तो है ना, he lives in India for either 182 days or है ना, or for 60 days in the previous year and for 4 years preceding that previous yeyear for 365 days. मतलब इस साल में वो 182 दिन रहता है या फिर इस साल में वो 60 दिन रहता है और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहता है. ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है. मतलब ईदर ऑफ देम इफ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई देन ही इज अ रेजिडेंट. ठीक है, तो ये फंडा है. तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है. अब मान लेते हैं, अब लेकिन एक और फ्रेज आता है सेक्शन 6 में, वो आता है एक इंडियन सिटीजन. ठीक है, हु लीव्स इंडिया एज द क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. ठीक है, ये भी एक फ्रेज आता है और उस फ्रेज में ये बोला जाता है कि इसके लिए जो 60 डेज वाली कंडीशन होती है ना, वो हम नहीं टेस्ट करेंगे. मतलब इस बंदे के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन टेस्ट की जाएगी, वो है 182 डेज वाली, है ना. ये कॉन्सेप्ट है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस का. आई हैव रिवाइज्ड ऑल दी कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना. तो इंडियन सिटीजन हु लिव्स इन इंडिया. ठीक है, अब मानते हैं मिस्टर ई इज एन इंडियन सिटीजन, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? सिर्फ 182 डेज वाली. तो अगर आप देखते हो तो ये सिर्फ 30 दिन रहा है इंडिया में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ही इज अ नॉन रेजिडेंट, है ना. अगर हम मानते हैं मिस्टर इज नॉट अ इंडियन सिटीजन, तो फिर इसके लिए दोनों कंडीशन लग सकती है, या तो 182 डेज या 60 डेज. तो अगर आप 60 डेज देखते हो तो वो भी ये सेटिस्फाई नहीं करता. सो दिस मींस ही इज अ नॉन रेजिडेंट, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है. मतलब ये बंदा नॉन रेजिडेंट बन गया, 100% गारंटीड है. तो ये PY 1819 के लिए बंदा क्या है? नॉन रेजिडेंट. ठीक है, अब मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच talks about the scope of the total income. और वो ये बोलता है कि नॉन रेजिडेंट के हाथ में 4 टाइप की इनकम टैक्सेबल होती है. कौन कौन सी? रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, डीम्ड टू बी अक्रूड. These 4 incomes are taxable in India. ठीक है, अब आप समझो सैलरी व्हेन इट इज अक्रूड इन इंडिया, है ना. कब सैलरी अक्रूड होती है? अगर आप सेक्शन 9 पढ़ते हो तो सेक्शन 9 बोलता है सैलरी इज अक्रूड इन इंडिया व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया. ठीक है, तो फिर वो अक्रूड होती है भारत में. अब आप देखो क्वेश्चन में, तो सैलरी वाज रिसीव्ड बाय द असाइनी ई इन इंडिया, इट वाज रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन जर्मनी ओनली. ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट ने सर्विसेज रेंडर की जर्मनी में और उसे सैलरी रिसीव हुई. तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट अक्रूड इन इंडिया बट इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, सो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. क्योंकि सेक्शन 5 क्या बोलता है? रिसीव्ड, ये रिसीव हो चुकी है. बिल्कुल सही बात है. क्या डीम्ड टू बी रिसीव है? नहीं. अक्रूड है? नहीं है. अक्रूड नहीं है. क्यों? क्योंकि सर्विसेज वर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया. ठीक है, डीम्ड टू बी अक्रूड भी नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, सो इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. ठीक है, ये हमारा प्रोविजन हुआ. लेकिन अब आप समझो कि हमें DTAA भी समझना है. ठीक है, DTAA के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट हमें क्वेश्चन में दे रखे थे. ठीक है, अब इसमें आप समझो कि अगर ये बंदा 18-19 में सिर्फ 30 दिन रहा और वो 18-19 में भारत छोड़ के चला गया. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो बचे हुए दिन रहा होगा वो जर्मनी में रहा होगा. ठीक है, जर्मनी में रहा होगा जो तो जहां पे गया है. तो क्या पता ये शायद रेजिडेंट बन चुका हो, वहां का रेजिडेंट, जर्मनी का रेजिडेंट बन चुका, क्योंकि इंडिया में तो ये नॉन रेजिडेंट है. तो
अगर ये मान लो 18-19, क्योंकि अभी हमें वहां का रेजिडेंशियल स्टेटस का तो पता नहीं फंडा क्या जर्मनी में क्या फंडा होता है, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि ये बंदा अगर सीधा जर्मनी गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 19-20 PY 19-20, ठीक है 19-20 की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये 18-19 में भारत छोड़ के चला गया था, तो ऑब्वियस सी बात है 19-20 में ये पूरा जर्मनी में रहा होगा, और इसका मतलब जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो क्या बन गया होगा, रेजिडेंट बन गया होगा जर्मनी का। देखो इसमें ना इस क्वेश्चन में दो अजम्पशन हो सकती है। एक तो पहला आंसर क्या हो सकता है, इसमें मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ ना, एक मिनट, इसमें यहाँ तो पहला आंसर ये हो सकता है, सिंस द सेम वाज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है, एंड यूपीएल इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ठीक है, ये तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया जर्मनी DTAA दिया, ठीक है, इन्होंने इंडिया जर्मनी DTAA दिया, और DTAA तभी अप्लाई होता है ना, अगर आपको पता हो इंडिया जर्मनी, मतलब अगर ये बंदा इन दोनों देशों में से एक का रेजिडेंट हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया का ये नॉन रेजिडेंट है, तो जर्मनी का ये रेजिडेंट होगा तभी तो DTAA दिया है, ठीक है, ये लॉजिक भी हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर अपन DTAA के आंसर हिसाब से आंसर करें तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, और मेरा ओपिनियन भी यही है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं बताता हूं कैसे हुई आंसर, ठीक है। अब अपन देखो, अब इंडिया जर्मनी DTAA दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ही शुड बी, क्योंकि इंडिया में तो ये नॉन रेजिडेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है जर्मनी में रेजिडेंट होगा, ठीक है। और वैसे भी हम ये अज्यूम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 18-19 में ही छोड़ के चला गया था भारत, तो ऑब्वियस ही बात है 19-20 में ये पूरा जर्मनी में रहा है, ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं ही इज अ रेजिडेंट ऑफ जर्मनी, ठीक है। सबसे फंडा तो ये पहला क्लियर हो जाता है, तो और तभी हम ये DTAA अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो अगर हम DTAA ही नहीं अप्लाई कर पाते तो ऑब्वियस ही बात है एज पर सेक्शन 5 इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया एंड यूपीएल इज required to deduct tax at source. So accordingly the option number E would have become the correct answer. लेकिन अगर इंडिया जर्मनी का DTAA दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है he should be either resident of India or the Germany. तो अगर हम देखें इंडिया का तो वो रेजिडेंट बन नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है जर्मनी का वो रेजिडेंट बन रहा होगा, तभी तो DTAA दिया है। तो इस लॉजिक के साथ मैं अपने आंसर को मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। तो इस आंसर अगर आप यहां से पढ़ते हो, ठीक है, सैलरी वेजेस एंड सच अदर रेम्यूनरेशन डिराइव्ड बाय ए रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जर्मनी का अगर ये बंदा है, ठीक है, अब जो मिस्टर ये जर्मनी का रेजिडेंट हो गया, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट शैल बी टैक्सेबल इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, है ना, मतलब इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा ओनली इफ द एम्प्लॉयमेंट इज एक्सरसाइज देयर। मतलब अगर ये जर्मनी का रेजिडेंट है तो इंडिया में ये इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वहां पे, मतलब जब वो एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एम्प्लॉयमेंट तो वो जर्मनी में कर रहा है, तो दिस मींस एज पर DTAA इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। और हम पढ़ते सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो ही बोलता है DTAA और इनकम टैक्स एक्ट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी विल अप्लाई टू द एसएससी, है ना। तो ये फंडा है, तो इसके हिसाब से तो फिर आंसर बन जाता है आंसर नंबर बी, और मेरे हिसाब से भी यही आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर बी, क्योंकि ये इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने DTAA का एक्सट्रैक्ट दिया है हमें, है ना, DTAA का एक्सट्रैक्ट दिया है, और DTAA में ये अज्यूम किया गया है कि भाई ये रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब ये जर्मनी का रेजिडेंट है और ये इंडिया से इनकम कमा रहा है, वो तभी टैक्सेबल होगी जब वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, और वो एम्प्लॉयमेंट लेकिन जर्मनी में ही कर रहा है, सो इट इज टैक्सेबल इन जर्मनी ओनली, ठीक है, नॉट इन इंडिया। तो ये फंडा है, ये हमारा फर्स्ट MCQ सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट MCQ की, और मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ए नहीं हो सकता इसका आंसर, तभी तो वो DTAA का एक्सट्रैक्ट दे रखा है उन्होंने हमें, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट MCQ की और, ठीक है। दिस वाज अ वेरी सिंपल MCQ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बीन अंडरटेकन बाय द UPL फॉर इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। तो आपको फोकस किसके ऊपर वर्ड पे करना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब आप आना पेज नंबर स्टडी मैट दिए 1.31 के अंदर आपको ये वाला एक चार्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखते हो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नाम का एक वर्ड मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ दो ही मेथड इसके लिए अप्रोप्रिएट बताए गए हैं एज पर स्टडी मटेरियल, एक है कॉस्ट प्लस मेथड, एक है TNMM, ठीक है। तो बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए था स्टडी मैट में कंटेंट है हमारा, और आप आराम से इसका आंसर कर देते। तो अगर आप देखो इसमें ऑप्शन थे कप मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, तो आंसर विल बी द बी, कॉस्ट प्लस मेथड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो कॉस्ट प्लस मेथड इन्होंने दे रखा है कि इट वुड बी द
गुड मेथड है ना. TNMM ऑप्शन में ही नहीं है तो TNMM आंसर हो ही नहीं सकता. तो मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. दिस वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ डायरेक्टली आज फ्रॉम द पेज नंबर 1.31 ऑफ द ICS स्टडी मटेरियल. तो ये आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा. ठीक है. तो ये पहले प्रीवियस एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या था, TNMM और कॉस्ट प्लस मेथड दोनों दे रखे थे. तो ICS ने अपने सजेस्टेड आंसर में ये दोनों का दिया था आंसर. कॉस्ट प्लस भी हो सकता है, TNMM भी हो सकता है. तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ आया था पेपर में, है ना. Now we move on to third MCQ. ठीक है. In respect of the undisclosed foreign asset of Mr. E, ठीक है, कितनी इनकम ये मानी जाएगी एज पर द ब्लैक मनी एक्ट. अब अपन पहले पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रीड द केस स्टडी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. अब केस स्टडी में क्या दे रखा है, द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स आर the Indian Income Tax Department has received reliable information on 10th of March 2020. ठीक है. उसने ये इंफॉर्मेशन मिली that Mr. E has undisclosed asset purchased in Mauritius, है ना. The immovable properties were purchased on 10/2/2017 for 1 million euro. 1 million euro. उस दिन एक्सचेंज रेट थी 80 रुपए. ठीक है. अब मार्केट वैल्यू ऑफ दीज एसेट ऑन 10/3/2020, मतलब जिस दिन नोटिस इशू हुआ, ठीक है, जिस दिन उन्होंने नोटिस इशू किया एसएससी को, वो थी 900. ठीक है. और वैसे थी 8/4/2019 को थी 850. अब मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा एक रूल के ऊपर. ठीक है. एक्सप्लेनेशन टू रूल 3 है ना. ये बोलता है कि वैल्यूएशन डेट क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यूएशन डेट फॉर एन एसेट. ठीक है. तो वैल्यूएशन डेट क्या होता है, जिस प्रीवियस ईयर में नोटिस इश्यू होता है ना, उस प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे, मतलब 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो मतलब इसमें जो डेट रेलेवेंट है ना, डेट रेलेवेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, वो कौन सी डेट रेलेवेंट है, 1/4/2019. दिस डेट इज रेलेवेंट, है ना. ये वाली डेट रेलेवेंट है. और ये वाला जो डेटा है ना, 10th of March 2020, दिस इज इररेलेवेंट इन द क्वेश्चन. ठीक है. तो इसमें जो डेट रेलेवेंट है वो है 1/4/2019. ठीक है. तो 850. ठीक है. अब अपन चलते इमूवेबल प्रॉपर्टी के रूल के ऊपर, जो बताता है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी. तो वो बताता है हायर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 800. ठीक है. 800. ठीक है. द प्राइस दैट प्रॉपर्टी शैल ऑर्डिनरली फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑन द वैल्यूएशन डेट. वैल्यूएशन डेट क्या है, 1 अप्रैल. ठीक है. तो अब हमारा आंसर आता है 800 कॉस्ट है इसकी. तो ठीक, देखो 1 मिलियन यूरो है ना, तो 1 मिलियन को अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट कम्स आउट टू 800 lakhs. ठीक है. तो 800 और 850 विच एवर इज हायर. ठीक है. तो ये हायर ऑफ दिस इज द वैल्यू, मतलब वैल्यूएशन. ठीक है. तो आंसर इज 850. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 850 हो जाएगा. तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी. तो ये 850 सही आंसर है. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ MCQ, है ना. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ था. ये भी बहुत आसान MCQ है, मतलब ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं थी. इसमें क्या है, एज रिगार्ड द ट्रेडिंग ऑपरेशंस. ठीक है. ट्रेडिंग ऑपरेशंस ऑफ UPL विद इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज द मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट. अब आपने पढ़ा होगा कि अगर इतनी फ्लक्चुएशन हो, अगर ट्रांसफर प्राइस, मतलब आमदन प्राइस और एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस में, तो इतनी वेरिएशन अलाउ करता है इनकम टैक्स. मतलब उसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. ये है रूल 10CA सब रूल 7, या फिर 92C में भी दे रखा है, जहां पे आमदन प्राइस बताए रहे हैं ना कि आमदन प्राइस इन मेथड से निकाला जा सकता है. तो वहां पे भी दे रखा है कि इतनी वेरिएशन को हम टॉलरेट कर लेंगे. मतलब अगर इतनी सी वेरिएशन है ना, तो हम आपकी ALP वाली एडजस्टमेंट नहीं करेंगे. ठीक है. तो अब आपको देखो, ये जो है ये ट्रेडिंग ऑपरेशन में है. ठीक है. और इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था कि ये मतलब अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को ही बेचती है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से होलसेल ट्रेडिंग में है. ठीक है. तो अगर आप फंडा पढ़ो तो वैसे तो 3% है. ठीक है. 3% क्या होता है, ऑफ द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस. ठीक है. 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस. अगर आप ये नोटिफिकेशन नंबर देखते हो ना, नोटिफिकेशन, ये हालांकि स्टडी मैट में पॉइंट नहीं है, लेकिन ये मतलब स्टडी मैट में सिर्फ इसका हिंट है कि उन्होंने नोटिफाई करेंगे एक ऐसी रेट ना जितना परसेंटेज जो कि वेरिएशन अलाउड होगा. ठीक है. तो एक रूल 10 सब रूल 7 है, उसके अंतर्गत ये वाली नोटिफिकेशन आई थी. ठीक है. तो इसमें क्या था, इसमें बोला था कि अगर आपकी जो ELP है और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस 1% ऑफ द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब 1% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. ठीक है. अगर 1% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपका काम क्या है, होलसेल ट्रेडिंग है. ठीक है. होलसेल ट्रेडिंग होना चाहिए आपका काम. क्या होना चाहिए, होलसेल ट्रेडिंग. तो अब मैं ये अज्यूम करता हूँ ये जो ट्रेडिंग ऑपरेशन है ये होलसेल ट्रेडिंग है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है. वैसे तो ये 99% यही होगा, 1% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. मतलब हमें देखो 1% ऑफ ELP नहीं देखना होता, हमें क्या देखना होता है, 1% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देखना होता है. समझ लो, फंडा ये है. तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है.
ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1% ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन देखना होता है, ना कि 1% ऑफ ELP। ठीक है, तो 1% भी है, 3% भी है, लेकिन 3% होता है फॉर अदर देन ट्रेडिंग ऑपरेशन। ठीक है, अदर देन ट्रेडिंग ऑपरेशन, होलसेल ट्रेडिंग के अलावा। तो इसमें आंसर होना चाहिए 1%। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू था, डायरेक्टली फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। ठीक है, इसमें ये पूछा था टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट उन कंट्रीज के साथ बनाया जाता है जिनके साथ हमारा मोस्टली DDAA नहीं होता, और लेकिन तब भी हम उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो मोस्टली उन कंट्रीज के साथ हम टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब अपन चलते एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन अप्लाइज ओनली टू द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय बैंक, ऐसा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है ना। टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट कैन बी यूज्ड टू सीक एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इवन इफ इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक लॉ। ऐसा भी करेगा कोई बंदा को ऐसी इन्फॉर्मेशन लिया जो उसके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अप्लाई ओनली फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ DDAA बेनिफिट। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया था, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट उन कंट्रीज के साथ बनाते हैं जिनके साथ हमारा DDAA नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो फिर DDAA के साथ साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और ये फिर ये ऑब्वियसली आंसर ये वाला बचता है ना, इट अप्लाइज इवन इफ द कंडक्ट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इज नॉट अ क्राइम इन द इंटरप्रेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर जैसे मान लो वो भारत में क्राइम है, भले ही वो दूसरे कंट्री में क्राइम हो या ना हो, तब भी उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये लाइन आपको स्टडी मैट पे पेज नंबर 7.9 ऑफ द स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, यहाँ पे देखो है ना। Tax information exchange agreement, such information shall be exchanged irrespective of whether or not the conduct being investigated would constitute a crime अंडर द लॉज ऑफ द रिक्वेस्टेड पार्टी। भले ही वहां पे क्राइम होना हो, यहाँ पे क्राइम मतलब समझ रहे हो, वहां पे क्राइम होना जरूरी नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज द राइट, है ना। तो हियर वी कंप्लीट आवर डिस्कशन ऑन केस स्टडी नंबर 5। होप यू हैव लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।